ओके, थैंक यू। एक्चुअली फुलब्राइट जो है वो एक स्कॉलरशिप है जो स्टेट डिपार्टमेंट यूएस की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। मींस द फंडिंग इज टोटली मेड बाय यूएस। पाकिस्तान इज नॉट इन्वॉल्व इन सेंस ऑफ फंडिंग। और ये स्कॉलरशिप दो क्वालिफिकेशंस के लिए है, फॉर एमएस एंड पीएचडी। अगर आपने 16 इयर्स एजुकेशन कर ली है कंप्लीट, देन यू कैन अप्लाई फॉर मास्टर्स। एंड अगर आपकी मास्टर्स कंप्लीट है, मीन्स 18 इयर्स एजुकेशन है, देन यू कैन गो फॉर पीएचडी। मास्टर्स यहाँ पे दो तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, 1 ईयर एंड 2 इयर्स। और पीएचडी हम यहाँ जो है यूएस के अंदर दैट लास्ट अराउंड 4 to 5 years. It depends on the work and your professor. Sometimes आपका काम जो है बहुत लेंदी होता है तो it takes 5 years, otherwise 4 to 5 के अंदर आपकी पीएचडी जो है नॉर्मली कंप्लीट हो जाती है। सो इसका प्रोसेस जो है, इसकी जो अनाउंसमेंट है, दैट स्टार्ट्स इन द मिड ऑफ फेब एवरी ईयर। और इस साल की अनाउंस हो चुकी है। इसकी जो डेडलाइन है, दैट इज अराउंड 11th of May, आई थिंक मिड ऑफ मई। फॉर्म इसका थोड़ा सा जो मैं कहूँ कि वो बहुत लेंदी होता है। मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन इट, एंड समटाइम्स जब हम फॉर्म ओपन करते हैं तो काफ़ी हमें लग रहा होता है कि यार ये क्या, कहाँ पे आ गए हम। तो ऐसा होता है समटाइम्स, बट डोंट वरी। फॉर्म जो है वो सिर्फ आपके बारे में आपसे पूछेगा, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछने वाला। So the website for Fulbright form is usefppakistan.org. USEFP Pakistan is a United States Education Foundation program, and this is an organization which work on this application and all your process. And means after application, after deadline, आपके पास जो फर्स्ट ईमेल आएगी वो USEFP की तरफ से आएगी, एंड USEFP ही होगी जो आपको पाकिस्तान के अंदर डील करेगी थ्रू आउट योर प्रोसेस। जो बहुत एक पॉजिटिव बात है फुलब्राइट की जो मुझे लगी पर्टिकुलरली, दैट इज कि जब आप फुलब्राइट पे अप्लाई करते हैं और फुलब्राइट के अंदर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, देन फ्रॉम सिलेक्शन टू द फाइनल डिपार्चर आपके हैंड पे कोई काम नहीं होता। इट्स जस्ट आपको अगर समटाइम्स इंटरव्यू अटेंड करने होते हैं, मीन्स अगर आपका कोई इंटरव्यू हो रहा है प्रोफेसर के साथ, या फिर कोई रिक्वायरमेंट है जैसे मेडिकल रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। बाकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी के जो प्रोसेसेस हैं वो सब आईआईई चेक करती है। आईआईई इज़ अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ डीलिंग विथ फुलब्राइट इन यूएस, बिकॉज स्टेट डिपार्टमेंट खुद नहीं डील करता। स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो आईआईई या फिर मिडल ईस्ट के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ उनको लिंक कर देते हैं। तो वो आपके बिहाफ पे डील करते हैं, आपके लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं और वहाँ से एडमिशन लेते हैं, देन फाइनल करते हैं कि आपको कहाँ पे प्लेसमेंट दी जा सकती है। सो इसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं जो मैं शॉर्ट करता हुआ चलूँ और आपको बताता हुआ चलूँगी। जस्ट अ मिनट, ओके फाइन। आई थिंक मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रही है। Yes, sir. Indeed, sir. It is visible. Very okay. Okay, so this one is a website which I used to go through, and this website is known as usefp.org, which is known as the United States Education Foundation Program. आप जैसे इस वेबसाइट पे जाएंगे और इस वेबसाइट के फ्रंट जो होम होगा उस पे ही फुलब्राइट 2023 की जो है वो लिस्टिंग की हुई है। ये मैं होम पेज पे हूँ इस वक्त, और हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे 2023 फुलब्राइट स्टूडेंट प्रोग्राम। जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई नाउ एंड देन ये आपके पास एक नेक्स्ट ओपन होगा। इसके अंदर जस्ट ये बता रहे हैं कि क्या क्या फुलब्राइट कवर करती है, एंड एज आई टोल्ड यू दैट फुलब्राइट कवर्स ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर ट्यूशन फी। ट्यूशन फीस वी कॉल इट एज अ यूनिवर्सिटी फीस, and your maintenance allowance means monthly stipend, insurance, your health insurance, your air travels, and it also provides some amount for if you are taking good GRE score, then your GRE amount will be refunded, और आपके टॉफिल के जो पैसे होते हैं वो भी फुलब्राइट पे करता है। तो इट मीन इफ यू डोंट हैव अ सिंगल पेन इन योर पॉकेट, देन डोंट वरी एट ऑल। जस्ट आपको जो स्टार्टिंग पे इस वक्त जो आपको इन्वेस्ट करना है, दैट इज अराउंड 37,000 जो आपकी जीआरई फीस होगी, वो भी आपको रिटर्न हो जाएगी इन केस अगर आपकी जीआरई जो है वो 300 प्लस आती है। सो इट्स नॉट
हार्ड टास्क में से हो जाता है। टॉफल के पैसे आपको वो पे कर रहे होते हैं और आपकी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कवर होती है। मीन्स यहाँ आने के बाद आपको सारी चीज़ें IIE पे करता है। और पाकिस्तान के अंदर भी टॉफल के लिए आपको वो पे करते हैं। और अगर आप कहीं इंटरव्यू पे जाएंगे, लेट्स सपोज आप कराची में आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो उसके लिए आपका आने जाने का जो किराया है, मीन्स अगर आप कार में जाते हैं तो कार का किराया दिया जाएगा, अगर आप बस में जाते हैं तो मीन्स आपकी टिकट्स जो हैं वो भी रीइम्बर्स होती हैं। सो डोंट वरी एट ऑल, एवरीथिंग विल बी पेड बाय USCFP, और आई कैन से कि फुलब्राइट आपको पे करेगा। और मीन्स ये एक फुल पैकेज है फॉर ऑल ऑफ यू। इसकी एप्लीकेशन पहले स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि कोई हमें फंड करता है तो क्यों करता है और फ़ायदा क्या है इस फुलब्राइट का, मीन्स अल्टीमेटली हम क्यों जाएं। सो मैं इस पे बाद में आता हूँ कि हम क्यों जाएं। पहले हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या है और किस तरह से। जस्ट यू हैव टू गो ऑन दिस वेबसाइट, और यहाँ पे आप देख रहे हैं अप्लाई विजिट। सो अप्लाई के लिए आप इस पे लिंक पे क्लिक करेंगे, देन आपके लिए USCFP की एक पूरी डिटेल प्रोफाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप कुछ स्टडी कर सकते हैं कि इनकी गाइडलाइंस दी हुई है। मास्टर्स आप किस में कर सकते हैं, PhD किस में कर सकते हैं, और साइकिल कैसे स्टार्ट होता है। मीन्स एप्लीकेशन साइकिल स्टार्ट होता है फेब के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा, और डेडलाइन इसकी होती है मिड ऑफ मई। देन कुछ महीनों के लिए बिल्कुल साइलेंस होती है, क्योंकि पीछे आपकी एप्लीकेशन जो हैं वो रिव्यू हो रही होती हैं, और वंस आपकी रिवीजन कंप्लीट होने के बाद आपको ईमेल आती है कि आप सिलेक्ट हैं या नहीं। तो उसके बाद में ये सितंबर के अराउंड तक, मीन्स आपको सितंबर के स्टार्ट में या इधर आपको ईमेल्स आना शुरू हो जाती हैं। देन वो आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, और इंटरव्यूज़ के बाद आपकी जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट लगती है। लिस्ट नहीं लगती, वो अगेन आपको ईमेल आएगी कि आप जो है एज ए प्रिंसिपल कैंडिडेट या फिर आप जो हैं वो अल्टरनेट कैंडिडेट चूज़ हो रहे हैं। प्रिंसिपल कैंडिडेट वो होते हैं जो फर्स्ट टाइम में एक्सेप्ट हो जाते हैं, और अल्टरनेट कैंडिडेट डिपेंड्स ऑन बजट, क्या फुलब्राइट के पास कितना बजट है। नॉर्मली फुलब्राइट जो है वो मैनेज कर लेती है, अल्टरनेट स्टूडेंट्स जो हैं वो भी हो जाते हैं। एवरी ईयर फुलब्राइट पेज फॉर होस्ट 150 स्टूडेंट्स, एंड प्लस माइनस में थोड़े बहुत ज़्यादा और कम होते हैं, इट डिपेंड्स। फुलब्राइट क्या करती है कि यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करती है, और देन वो अपने फंड्स में मैनेज करती है कि वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकती है। बट नॉर्मली इट रेंज फ्रॉम 150 to 160, और इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास वो कंडीशंस हैं। अगर इसकी एलिजिबिलिटी भी हम आए, सो यहाँ पे 3 या 4 बेसिक एलिजिबिलिटीज़ हैं। जो सबसे पहली एलिजिबिलिटी है वो है कि आप पाकिस्तानी सिटीज़न होने चाहिए, आपके पास ग्रीन पासपोर्ट होना चाहिए, और अगर आपके पास ग्रीन पासपोर्ट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। रही बात डिपार्टमेंट्स की कि हम किस किस में कर सकते हैं, दैन यू कैन गो फॉर ईच एंड एवरी फील्ड। इवन आप MBBS के लिए भी अप्लाई करते हैं, बट उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिमोटिवेट किया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि इट इज़ नॉट अलाउड इन US टू गो फॉर प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस। सो अगर आप यहाँ पे MBBS वगैरह के लिए आते हैं तो आपको हाउस जॉब टाइप की कोई चीज़ यहाँ पे अलाउ नहीं है। सो क्लिनिकल मेडिसिन जो है उसको छोड़ के बाकी अगर आप हेल्थ साइंसेस का कोई भी मीन्स पब्लिक हेल्थ में चले जाते हैं या किसी और के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी फील्ड्स इसमें आती हैं, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, एनर्जी, हेल्थ, सोशल साइंसेज, एनवायरनमेंट, ये सब के सब डिपार्टमेंट्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि यू कैन अप्लाई फॉर मास्टर्स एंड PhD, और फॉर मास्टर्स रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी 16 ईयर्स एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपने 2 ईयर्स का कहीं से BA या BCom किया हुआ है तो आपका जो है उसके साथ MCom या फिर कोई और ऐसी डिग्री हो जो 16 ईयर्स एजुकेशन को कंप्लीट कर रही है उसको, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। देन आपके पास इसका एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि आपकी ग्रांट जो है वो आपके साथ मीन्स कनेक्ट है, आपके डिपेंडेंट पे नहीं है। अगर आप आ रहे हैं तो ग्रांट सिर्फ आपके लिए होगी, स्कॉलरशिप सिर्फ आपके लिए होगी, आपके डिपेंडेंट्स जो हैं उनको आपको खुद को कवर करना पड़ेगा। दो फुलब्राइट हेल्प करती है आपको वीज़ा प्रोसेस के अंदर, कुछ परमिशन लेटर चाहिए होते हैं, वो परमिशन लेटर्स अरेंज करवा के देती है। बट जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन, वीज़ा के बाद यहाँ पे जो आपका पूरा मैनेज करना है वो आपको करना होता है, तो पीपल मैनेज वो फिर कर लेते हैं, क्योंकि एज ए फुलब्राइट हम मीन्स एज ए फुलब्राइट स्टूडेंट आप जो हैं
एलिजिबल नहीं है इतने वर्क के लिए, 20 आवर्स आपको मिलते हैं पर वीक, बट इतना टाइम नहीं होता कि आप वर्कआउट करें। अगर वर्कआउट करते भी हैं तो आपका स्टाइपेंड जो है वो एडजस्ट हो जाता है, वो फिर स्टाइपेंड जो आपका मिनिमाइज कर रिड्यूस कर देते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा ऐसा फ़ायदा नहीं होता। बट जो आपका डिपेंडेंट है, मीन्स अगर आपके साथ वाइफ आ रही है या आपके हस्बैंड आ रहे हैं, तो वो यहाँ पे वर्क कर सकते हैं अप टू अराउंड 40 आवर्स पर वीक, तो मैनेज हो जाता है, इट्स नॉट अ हार्ड टास्क। सो दीज आर सिंपल बेस्ट एलिजिबिलिटीज जिनको हमें फॉलो करना है, एंड आई होप कि आप जितने भी हैं आप सब इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते होंगे और इसमें फॉल भी करते हैं। सो डोंट वरी एट ऑल, जस्ट क्लिक ऑन दिस स्टार्ट बटन। आप जस्ट स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इसकी थोड़ी डिटेल्स आ जाएंगी, एंड देन क्लिक दिस कंटिन्यू बटन। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपके पास ये इसकी डिटेल्स आ चुकी हैं, जस्ट इसको आप रीड करें, सारी जो डिटेल्स गिवन है, जैसे ये सारी वही बातें हैं जो हमने अभी तक डिस्कस की हैं कि क्या क्या है, बाकी जो कुछ रह गई हैं वो मैं आगे डिस्कस करता जाता हूँ। हाँ, इसका प्रोसेस जो है वो यहाँ पे ये मेंशन है। राउंड 1 में जो है आपकी एप्लीकेशन स्क्रीन होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे आप मई में सबमिट कराएंगे तो कुछ वक्त तक जो है बिल्कुल साइलेंट होगी फ्रॉम USEFP। दैन आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो सारी स्क्रीनिंग में जाएंगी। देन कंप्लीट एप्लीकेशन दैट मीट द मिनिमम क्वालिफिकेशन आर इवेल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ एस्टेब्लिश क्राइटेरिया, ये भी उसी टाइम में हो जाता है। देन राउंड 3 में इन पर्सन और वर्चुअल इंटरव्यूज होते हैं। प्रीवियसली USEFP conducted all interviews in person, but as we all know that since last 2 or 3 years we have COVID-19, so COVID-19 की वजह से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो वर्चुअल हो गई हैं। उसके बेनिफिट्स हैं क्योंकि उससे अमाउंट बचती है और उससे टाइम बचता है, हर चीज़ें जो मैनेज करना है वो ईजी हो जाता है। सो इन पर्सन भी होते हैं और वर्चुअल इंटरव्यूज़ भी होते हैं, तो बी रेडी फॉर दैट, इट डिपेंड्स कि आपको USEFP किस पे कॉल करती है। देन ये आपके इंटरव्यूज जो हैं वो जुलाई एंड सितंबर के अंदर होंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे डिफरेंट लोगों को ईमेल्स आ रही होती हैं, सो ऐसा नहीं होता कि सबको ईमेल एक ही दिन पे आएगी। किसी को ईमेल आ जाइए तो किसी को एक हफ्ते के बाद भी ईमेल आ सकती है। तो जस्ट पैशंस रखना होता है और वेट करना होता है, एंड उसके बाद फाइनली सिलेक्शन होती है। कुछ फाइनल कैंडिडेट्स होते हैं एज ए प्रिंसिपल कैंडिडेट्स, एंड कुछ जो होते हैं वो अल्टरनेट कैंडिडेट्स सिलेक्ट होते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। जब आपकी ये सब हो जाती हैं, आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है फुलब्राइट की तरफ से, देन आपके साथ सारे प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू होते हैं। फाइनल अप्रूवल जो है वो फॉरेन स्कॉलरशिप बोर्ड वाशिंगटन DC से आता है आपका, जहाँ से आपकी सारी चीज़ें जैसे IIE जो है उसको डील कर रही होती है। अप्लाई के अंदर जस्ट लास्ट में आप ये सारी चीज़ें रीड करते हुए आएंगे तो स्टार्ट एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन इसकी पूरी ऑनलाइन है और आप ये एप्लीकेशन सेव कर सकते हैं एट डिफरेंट इंटरवल्स। मैं इसको लॉगिन नहीं कर रहा, जो इसके मेन फीचर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें वो मांगते हैं। सो एप्लीकेशन इज मीन्स मैं कह सकता हूँ कि सिमिलर जैसे आप दूसरी एप्लीकेशंस भरते हैं डिफरेंट स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में हम जो एप्लीकेशंस भरते हुए आए हैं, बट यहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन थोड़ी सी लेंथ वाइज पड़ी है। मीन्स एप्लीकेशन 20 पेजेस की है, 19 to 20 पेजेस, और इसके जो सेक्शंस होते हैं वो भी 40 प्लस हैं। मीन्स आपसे 40 प्लस डिफरेंट सेक्शंस में डिटेल्स फिल करनी होती हैं, जिसमें आप नाम से स्टार्ट करते हैं, देन आपकी ईच एंड एवरीथिंग उसमें रिकॉर्ड की जाती है। जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कुछ चीज़ें लाइक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो एप्लीकेशन की हम कह सकते हैं एट द मोमेंट ऑफ डेडलाइन, वो है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म, 3 रेफरेंसेस आपके, और आपकी SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एंड उसके साथ एक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है वो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपकी स्टडी की जो ऑब्जेक्टिव हैं, या आपके आप एज ए PhD स्टूडेंट हैं तो आपके वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं, अदरवाइज यू कैन से इट एज स्टडी ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या हैं। क्योंकि मास्टर्स यहाँ पे जो है US में वो 2 तरह की होती है, रिसर्च बेस्ड भी होती है और नॉन रिसर्च बेस्ड भी होती है, मीन्स जिसमें आपको एक छोटा मिनी प्रोजेक्ट मिलता है और आप उस पर रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं। सो आपके स्टडी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके SOP, आपके रेफरेंसेस, 3 आपके रेफरेंसेस होने चाहिए,
और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म प्लस में आपकी GRE। ये 5 चीज़ें जो हैं वो आपकी सबमिट होती हैं विथ योर एप्लीकेशन। बाकी आपकी ग्रेड्स के लिए ट्रांसक्रिप्ट वगैरह वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके सबमिट होंगे जो डिफरेंट वहाँ पे मांगे जाते हैं, बट वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। आई डोंट थिंक उनमें आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है। जस्ट आपको जो वर्कआउट करना है वो एक है स्टडी ऑब्जेक्टिव, सेकंड है GRE स्कोर, थर्ड है आपका SOP, रेफरेंसेस आपके। अब मैं वन बाय वन आता हूँ। एप्लीकेशन इज क्वाइट सिंपल, मैंने कहा कि आप लॉगिन होंगे, आप फिल करते जाएंगे ईच एंड एवरी पोर्शन को, जहाँ पे जो जो चीज़ मांगी गई है वो चीज़ वहाँ पे प्लेस करनी है। सेकंड जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है वो है SOP और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ये भी एप्लीकेशन के ही पार्ट है, मैं इनको अलग नहीं करता, क्योंकि एप्लीकेशन में आप जब ऊपर से आते हैं तो आप डिफरेंट सेक्शंस में ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं कि कहीं भी आपसे SOP मांगी जाएगी और उसके बाद जो है वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मांगे जाएंगे। जब SOP और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की बात आती है तो आप वहाँ पे वो बातें लिखेंगे, एंड देन रेफरेंसेस के सेक्शन में आपको रेफरेंसेस देने होते हैं। 3 मीन्स मैक्सिमम 3 रेफरेंसेस हैं हमारे पास, और अगर आप कहीं जॉब कर चुके हैं तो 2 आपके एकेडमिक्स से होने चाहिए, मीन्स आपकी यूनिवर्सिटी से, और एक जो है वो आपके जो भी एम्प्लॉयर आपका है वो आपको रेफरेंस देगा आपको। बट अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने कभी कहीं जॉब नहीं की, देन डोंट वरी एट ऑल, जस्ट आपके तीनों रेफरेंसेस जो हैं आपकी यूनिवर्सिटी से होंगे। वो कोई भी प्रोफेसर हो सकता है और वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल में रेफरेंसेस से स्टार्ट करते हैं कि रेफरेंस क्या होने। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 रेफरेंसेस हैं, आप कहीं कहीं से भी दे सकते हैं, मीन्स एक एम्प्लॉयर, 2 एकेडमिक्स। अगर आपने जॉब नहीं की कभी तो जस्ट आप तीनों के तीनों जो हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी से भी ले सकते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आपकी जो रेफरेंसेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग से मुराद ये है कि जो भी आपके बिहाफ पे आपको में से कमेंट कर रहा है उसकी प्रोफाइल होनी चाहिए। लाइक ऐसा ना हो कि वो मैं ये नहीं कह रहा कि कैटेगराइज होता है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ रैंक्स थोड़ा देखी जाती हैं कि अगर आप किसी प्रोफेसर से ले रहे हैं और उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, वो एक बहुत अच्छा रिसर्चर है, और तो वो बहुत ज़्यादा उसके पॉजिटिव आपकी एक इमेज जाती है। अगर आपका एक बिल्कुल ही फ्रेशमैन के साथ आपका है और उसकी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वो थोड़ा मीन्स यहाँ पे क्या है, कंपटीशन है, मेरिट बेस्ड है। मेरिट बेस्ड में आपके पास ये होता है एक स्टूडेंट है जिसको एक प्रोफेसर रिकमेंड कर रहा है, और एक स्टूडेंट है जिसको एक जो है वो जो समझ के न्यू फ्रेशमैन जो है वो उसको रिकमेंड कर रहा है। तो प्रोफेसर की जो रिकमेंडेशन हैं उसको ज़्यादा कंसिडर की जाती हैं, क्योंकि वो उसे एक प्रोफेसर कर रहा है जो एक रिसर्चर है प्योर। तो आप कोशिश ये करें कि आपकी जो रिसर्च रेफरेंसेस हैं वो आपके सीनियर प्रोफेसर से हों जो बहुत अच्छी प्रोफाइल रखते हों। वो कोई भी हो सकता है मीन्स। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से वो ले सकते हैं 3 रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के लिए आपके 2 तरीके हैं। फुल ब्राइट आपको एक वो देती है, क्या कहते हैं, टेम्पलेट। उस टेम्पलेट में आप वो रेफरेंस लेटर जो है वो फिल करेंगे, बट वो आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल यूँ समझ लें कि सील करके आपको लेना है उनसे और वैसा ही आपको भेजना है। अदरवाइज आपको एक ईमेल दी जाएगी, वो ईमेल आप अपने रेफरी को भेजेंगे और रेफरी वहाँ से ऑटोमेटिकली डायरेक्ट सबमिट कराएगा। मीन्स आपको उसके बारे में कुछ भी इतना पता नहीं होगा कि उसके अंदर क्या है। मैं जस्ट आपको टेम्पलेट शो कर देता हूँ, जस्ट मैं थोड़ा इसको एडिट कर लूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू disclose few things. Okay. I think this will work. आपके साथ शेयर हो रही है इसकी? No, sir. It's your video only visible now. I think it. Yeah, it is visible now. Fine. So this one is a actual template of reference letter, and ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होगा। अगर आप इन पर्सन किसी से फिल करवाते हैं तो वो आपको सील करके देगा। अदरवाइज आपको एक ईमेल प्रोवाइड हो जाती है, मीन्स वहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्टली लेना चाह रहे हैं या इन पर्सन लेना चाह रहे हैं।
तो अगर आप डायरेक्टली उस पर क्लिक कर देते हैं तो आपके रेफरेंस की ईमेल पे एक ईमेल जाएगी फुलब्राइट की तरफ से कि इस स्टूडेंट ने आपका नाम दिया है एज ए रेफरी और आप इसके रेफरेंस में कुछ प्रोवाइड करें। तो ये एक उसका मीन्स फॉर्मेट है जो उनके पास जाता है, और इस फॉर्मेट में सिंपल कुछ भी नहीं है, वो अपना नाम वगैरह लिखेंगे, वो आपको बताएंगे कितने अरसे से जानते हैं, आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हाईलाइट करेंगे कि ये जो हम नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ आपकी होती हैं, ठीक है। एंड देन ये एक लेटर होता है जिसपे वो राइट अप कर रहे होते हैं। इस लेटर में मैं ज़्यादा नहीं शो करता, बस क्वेश्चन नंबर 4 जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वहाँ पे रिटन होता है, जस्ट इसको रीड करना है और इसके अकॉर्डिंग उनको जवाब लिखना होता है। सो इट्स नॉट अ बिग डील। जो भी आपके रेफरीज हैं दे कैन डू दिस, और आप उनसे मिल भी सकते हैं, आप उनसे बात भी कर सकते हैं, तो ये इतना बड़ा इशू नहीं होता, बट इट्स अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट अगेन। सो रेफरेंसेस के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव। जब भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की बात होती है तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कैसे होते हैं। मीन्स मैं काफ़ी अभी जो है स्टूडेंट्स को यहाँ से गाइड कर रहा हूँ, तो वो बार बार मुझसे यही पूछे होते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैसे हैं। तो जैसा आप एप्लीकेशन जैसे ही ओपन करेंगे तो मैं अभी एक और फाइल शेयर करने जा रहा हूँ आपसे। आई होप कि मेरी एप्लीकेशन फाइल आपसे शेयर हो रही है इस वक्त। शेयर हो रही है आपके साथ ये फाइल दूसरी? अतर No, sir. It is the same template you have shared. मुझे बार बार एक मिनट के लिए जस्ट स्क्रीन शेयर। सो ये आपका 27th नंबर पे आता है फुलब्राइट एप्लीकेशन के अंदर, एंड दिस स्टेट्स अबाउट रिसर्च ऑब्जेक्टिव। और रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उसकी लेंथ क्या होगी, और उसमें क्या क्या चीज़ें आप जो है डिस्कस करेंगे। राइट अ क्लियर एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ योर स्टडी ऑब्जेक्टिव्स एंड गिव योर रीजंस फॉर वांटिंग टू परस्यू देम। मीन्स मैं ये कहता हूँ कि आप जब भी एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं किसी चीज़ के लिए, तो एक्चुअली यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। तो आप डेफिनेटली इस वक्त मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो मीन्स आप अपने आप को जो वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अंदर वो वही चीज़ें पूछ रहे हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को और इन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करें। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं आप, ठीक है, आपकी मेजर क्या है, आप किस में स्पेशलाइज होना चाह रहे हैं और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के क्या रूल्स हैं। मीन्स ये समहाउ जैसे अगर कोई एमएस कर रहा है तो उसे पता होगा, जैसे हम एक इनिशियल प्रपोजल देते हैं, समहाउ ये उसी का ही एक पार्ट है। तो आप इसमें डिफाइन कर रहे होते हैं ब्रीफली कि ये सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज होंगी। मीन्स मैं एक आइडिया दे दूं कि आई एम वर्किंग ऑन एनर्जी सेक्टर, तो मैंने जो है बताया कि हमारे पास एनर्जी के क्राइसिस, ओवरऑल वर्ल्ड में एनर्जी के क्राइसिस हैं, और उसके अंदर काफ़ी सारी रिसर्च हो रही है और स्टिल उसमें कोई इतनी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं आई। तो मैंने उस हिसाब से उसको मैनेज किया और सारी चीज़ों को कनेक्ट करके एक पूरा यूँ समझ लें कि स्ट्रक्चर बना के उनको प्रोवाइड किया, ताकि वो जब ऊपर से नीचे तक रीड करते हैं तो उन्हें एक आइडिया आए कि हाँ ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये इस पे इस तरीके से वर्कआउट करेगा टू अकम्प्लिश देम। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो लिमिटेड ना हो। लिमिटेड इन सेंस कि आप ऐसा नहीं कि किसी पाकिस्तान के इशू को ही हाईलाइट कर रहे हो। हाँ ठीक है, हम पाकिस्तानी हैं, देन वी हैव टू वर्क ऑन पाकिस्तान इश्यूज, बट अप टू सम एक्सटेंट आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो इंटरनेशनल या ग्लोबल इंटरेस्ट के लिए भी कहीं ना कहीं उसकी रिक्वायरमेंट हो। क्योंकि ग्लोबल इम्पैक्ट जब आता है ना, तो आपकी एप्लीकेशन थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, आपके ऑब्जेक्टिव्स थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, तो आप उसमें अपना प्लस ग्लोबल इंटरेस्ट जो है उसको मीट करवाएं कि किस तरह से दोनों चीज़ें मीट हो सकती हैं। सो इसके अंदर आप 700 to 750 वर्ड्स का लिख सकते हैं, बट जब भी आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिखने बैठेंगे तो मैं यही कहता हूँ कि वो 1000 से भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम में भी वो 300 पे रुक जाए, आप कहें इसके बाद तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। जस्ट लिखते जाएं, जो भी आपके जहन में आ रहा है लिखते जाएं।
ये एप्लीकेशन वन गो में नहीं होती। आप देख रहे हैं कि मैंने वर्ड फाइल में वो सारे टेम्पलेट्स जो हैं कॉपी पेस्ट किए हुए थे और मैं यहाँ पे अलग से उनको राइटअप करके एंड देन मैंने वहाँ पे अपलोड किया है। आप इसको लिखेंगे, देन आप इसको रिव्यू करेंगे, खुद रिव्यू करें, अपने दोस्तों से रिव्यू करवाएं या फिर अपने टीचर्स से रिव्यू करवाएं और वो आपको सजेस्ट करेंगे, गाइड करेंगे, देन उसको आप मीन्स कंटिन्यूस ये वो है इम्प्रूवमेंट का इसके अंदर एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होती है। तो आप वन गो में नहीं कर सकते, एप्लीकेशन ऐसा ऐसा फिल होती है, आप ये लिखें और फिर उसको रिव्यू करवाएं एंड देन उसको फिर अपडेट कर दें। तो इस तरीके से आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। मे बी स्टार्ट में ये 300 का हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता ये जो है 1000 भी क्रॉस कर जाता है, मीन्स 1000 वर्ड्स। जब 1000 वर्ड्स हो जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या लिखें और क्या जो है डिलीट करें। सो अगेन इट्स अ गेम ऑफ वर्ड्स कि आप किस तरह से वर्ड्स के साथ प्ले करते हैं और किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो it's not a big deal at all, just you have to work on and I think you can do a marvelous work. So the main thing is you have to start। और अगर हम ये सोचते रहेंगे या कैसे होगा, किस तरह से होगा, then I don't think कि आप कभी कर पाएंगे। जस्ट फर्स्ट थिंग इज के डू इट। आज करना है तो जस्ट आज जाके स्टार्ट पे क्लिक कर दें, देन देखा जाएगा क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहता हूँ 11 मई तक एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी, फाइन, बट एप्लीकेशन से आपका एक बार इंट्रोडक्शन तो हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर आप एप्लीकेशन फिल कर देंगे पूरी। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो 48 पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स इतने ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है, सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा लिखना है। अदरवाइज यही है कि आपके नाम क्या है, फादर नेम क्या है, आप क्या करते हैं, कब डेट ऑफ बर्थ हुई, मीन्स ये सिंपल सिंपल चीज़ें आप पूछते जाएंगे तो आपका 60 टू मीन यूँ समझ लें कि 70% फॉर्म जो है वो छोटी छोटी चीज़ों पे ही फिल हो जाता है। बस बाकी जो है कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रेफरेंसेस आपको देने हैं और रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च ऑब्जेक्टिव के बाद एक और सेगमेंट है दैट मीन्स नोन एज SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए मैं जस्ट ये कहना चाहूँगा आपसे कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट है जो आपकी पूरी यूँ समझ लें कि फ्रॉम फर्स्ट मीन आपकी फर्स्ट क्लास से लेके ना आप अभी जहाँ पे हैं, जिस लेवल पे है ना, वहाँ तक आपने जितना अपने आप को ग्रो किया है, ये उसकी प्योर फिगर है, मीन्स पिक्चर है कि आपको प्रेजेंट कर रही होती है कि आप किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं और सारी चीज़ें आपने किस तरह से अचीव की हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप वहाँ पे जाके ना वो क्या कहते हैं अपना अपने आप को गरीब शो करना शुरू कर दें कि मैंने इतनी स्ट्रगल की और ये किया, नॉट एट ऑल। इफ समवन इज लिविंग इन कराची और इस्लामाबाद और उसने शुरू से जो है प्राइवेट स्कूलिंग की है और एलीट क्लास रहा है, नॉट एट ऑल, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसके लिए। ही कैन राइट, वो अपनी उस पूरी स्ट्रगल को वहाँ पे मेंशन कर सकता है। तो लोग नॉर्मली यही सोचते हैं कि SOP के लिए हमारे पास एक बहुत दुख भरी कहानी होनी चाहिए बैक पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास जो भी है वो आपकी रियलिटी होनी चाहिए, आपका फैक्ट्स एंड फिगर्स आप वहाँ पे देंगे कि आपने किस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट की। मैंने अपनी जर्नी को थोड़ा सा इस तरह से फिगर आउट किया था कि मैंने अपने आप के बारे में बताया कि मैं अभी जहाँ पे हूँ मीन्स एज अ लेक्चरर, या मैंने जो अभी एजुकेशन ली है, इसका जो एम था वो किस तरह से, मीन्स ये जो फर्स्ट इसकी जो स्टेप थी वो क्या थी, मैंने कहाँ से जर्नी स्टार्ट की, और इन शॉर्ट में 3-4 सेंटेंसेस के अंदर मैं अपने मेन ऑब्जेक्टिव पे आ गया था। देन मैंने उसमें थोड़ा सा अपने बारे में बताया, अपनी वीकनेसेस और स्ट्रॉन्ग को इस तरह से बताना है कि वो लगे भी ना वीकनेस और स्ट्रॉन्ग है। फिर आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि आई एम गुड स्पीकर एंड आई लव दिस, ऐसा नहीं, बट उसको प्रेजेंट कुछ इस तरह से करेंगे कि वो आपकी स्टोरी टेलिंग हो। तो इसके ऊपर SOP के ऊपर भी और बाकी जो सेशंस हैं लाइक GRE के जो सेशंस होते हैं उस पर काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। एंड अगर आप वंस अपने बारे में SOP लिख भी लें तो आप रिव्यू करवाएंगे उसको अगेन एंड अगेन 2-3 लोगों से, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी रिव्यू भी हो जाती है। SOP के ऊपर मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं इस पर आपको कुछ लिंक्स देना चाह रहा हूँ, वहाँ पे आपको इसके कुछ अच्छे और जो USCFP को रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। तो उसके बाद भी अगर किसी को कोई इशू है, कोई समझ नहीं आता लिखने में, स्टार्टिंग नहीं हो रही उससे SOP की, देन ही कैन कॉन्टेक्ट मी। मैं फेसबुक पे भी हूँ और ट्विटर पे भी आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लें, या फिर व्हाट्सअप, या कैसे भी जैसे भी आपको ईजी लगे। सो हम उसमें आपको गाइड कर सकते हैं। हमसे मुराद ये कि इस वक्त मैं भी देख रहा हूँ मेरे साथ जो है
मेरी फेलो फुल ब्राइट फ्रेंड भी है जो यहाँ पे है ASU में, और हम दोनों साथ ही आए थे। हर नेम शैला नाम, ये भी पाकिस्तान से हैं, MS कर रही हैं बायोमेडिकल में। तो मीन्स आपको काफ़ी सारे दोस्त मिल जाएंगे जो इस पे आपको गाइड करेंगे और आपको फुल हेल्प करेंगे। देन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज GRE। GRE जो है वो एक इंटरनेशनल टेस्ट है जो रिक्वायर्ड है फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज इन US फॉर MS एंड PhD। GRE की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो वर्बल 138 है आई थिंक, एंड क्वांट जो है 130, सॉरी क्वांट 130, हाँ वर्बल 138 है, एंड क्वांट जो है उसमें 136 आपको स्कोर करना होता है। वर्बल के अंदर, वर्बल मीन्स सिंपल इंग्लिश, और क्वांट के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स होती है, लॉजिक्स वगैरह सारी इन्वॉल्व हो जाती हैं उसके अंदर। 138 या 136 इतना बड़ा नंबर नहीं है एक्चुअली। अगर मैं इसको 0 से काउंट करूं तो आपको वर्बल के अंदर 8 मार्क्स लेने होते हैं पास होने के लिए, और क्वांट में आपको सिर्फ 6 पॉइंट्स लेने होते हैं पास करने के लिए, क्योंकि GRE का जो 0 पॉइंट है, जो 0 स्कोर है वो है 130। तो अगर आप 6 सवाल सही करते हैं तो आपकी क्वांट जो है वो क्वालिफाई हो जाती है। तो टोटल इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो 40 क्वांट के होते हैं, 40 वर्बल के होते हैं, और मीन्स 4 सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन एक्स्ट्रा देते हैं वो आपको, डिपेंड्स ऑन कि आपका कौन सा सेक्शन जो है वो अच्छा नहीं हुआ। लेट्स सपोज आपने वर्बल 2 दिए और 2 क्वांट दिए, तो एक सेक्शन आपका जो है वर्बल का पुअर गया, तो आपको जो मोस्ट प्रोबेबली जो सरप्राइज सेक्शन मिलेगा वो वर्बल का ही होगा। उसमें अगेन आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और फिर जो बेस्ट आपके स्कोर्स होंगे वो काउंट होते हैं। तो ये इस तरह से टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको बस 40 सवाल मिले और 40 सवाल ही आपको अटैम्प्ट करने हैं, नहीं। 40 आपको वर्बल के हैं और 40 आपके जो हैं वो क्वांट के होंगे। देन अगेन आप जो है ये 40 क्वेश्चन जो है 2 सेक्शंस में होते हैं, माना 20 एक में, 20 दूसरे में। तो 4 सेक्शन आपके ये हो जाएंगे, 2 वर्बल के, 2 क्वांट के, और एक 5वां सेक्शन होता है जो बिल्कुल अननोन होता है, जिसे सरप्राइज भी वो कहते हैं समटाइम्स। और उसके अंदर वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी वर्बल या क्वांट में से कौन सा सेक्शन जो है वो पुअर जा रहा है। अगर आपका सेक्शन जो है, लेट्स सपोज आपने किसी ने वर्बल के अंदर अच्छा स्कोर नहीं किया, तो मोस्ट प्रोबेबली जो उसका सरप्राइज है वो वर्बल से ही आएगा। तो अगेन मीन्स आपको एक ऑप्शन मिलता, चांस मिलता है आप दोबारा उसमें परफॉर्म कर लें। बट मैं नहीं समझता कि, ना ही मैंने कभी सुना है कि 138 या 136 मिनिमम स्कोर पे कोई US आए, मीन्स या उसकी एप्लीकेशन जो है वो सिलेक्ट हो जाए। हाँ, थोड़ा इससे ऊपर हो तो हो जाता है। मीन्स मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको 300 से ऊपर ही होना चाहिए। हाँ, 300 अगर होगा या उससे ऊपर होगा देन आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग है, मीन्स आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। बट अगर आपका 300 से भी बिलो आ रहा है तो डोंट वरी एट ऑल। समटाइम्स क्या होता है, हमारे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेट्स सपोज एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो उसके लिए क्वांट जो है उसका स्कोर ज़्यादा वैल्यू रखता है एज कम्पेयर टू वर्बल। लेट्स सपोज आपने मैथमेटिक्स के अंदर तो 160 तक स्कोर कर लिया है, बट आपकी वर्बल जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, देन फाइन, आपकी वर्बल में अगर 142 145 तक भी है तो आपकी मैनेज हो जाता है। सो एप्लीकेशन जो वो होती है, प्रोसेसिंग होती है, उसमें ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। तो अगर आप समझते हैं कि मैं कर सकता हूँ देन गो फॉर इट, जस्ट प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं है। मैथ इतनी मुश्किल नहीं है, वहाँ पे जस्ट लॉजिक्स ऐड होती हैं, तो वो थोड़ी टेक्निक्स हमें सीखनी होती हैं। देन GRE का अगर स्कोर आप ज़्यादा कर लेते हैं 300 प्लस, तो आपको GRE का जो है वो कूपन वापस मिल जाता है, मीन्स आपको पैसे भी वापस मिल जाते हैं। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें ऐड होती हैं वो हैं आपके ग्रेड्स, मीन्स आपके ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह आप ऐड करेंगे उसके अंदर। अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, लाइक आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कभी पार्ट लिया है, तो आप वो सारी चीज़ें, वो सारे सर्टिफिकेट्स उसमें मेंशन करेंगे। मैं इसमें अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, वो ये कि यहाँ पे कोई कोटा सिस्टम नहीं है। मीन्स अगर आप समझते हैं कि फुल ब्राइट जो है उसमें कोटा होगी और सिंध की कोटा अलग है, पंजाब की अलग होगी या लाहौर की, मीन्स कराची या इस्लामाबाद, मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं, कोई सिटी बेस्ड नहीं है, कोई प्रोविंस बेस्ड नहीं है, इट्स टोटली मेरिट बेस्ड। आपकी बैक प्रोफाइल से नहीं देखा जाता, मीन्स आपकी प्रोफाइल के अंदर जो है वो सारी चीज़ें, एक एक चीज़ को अलग अलग तरीके से एवेल्यूएट किया जाता है और उनके पॉइंट्स बनाए जाते हैं। हाँ, अगर आप फीमेल स्टूडेंट हैं देन आपके पास 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा होते हैं। मीन्स लेट्स सपोज आपकी पूरी एप्लीकेशन को उन्होंने एवेल्यूएट किया, उसको पॉइंट्स देते हैं वो,
और आपके 50 पॉइंट्स हुए सपोज, तो 5 पॉइंट्स आपको और मिलेंगे जो अगर आप फीमेल हैं तो, क्योंकि हमारे पास जो है फीमेल एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है तो हम उसमें आते हैं। सेकंड, अगर आप जो है किसी ऐसे एरिया से हैं जो बिल्कुल बैक एरिया है, लाइक जहाँ पे एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं है, या जो हमारे पास जो समझ लें रूरल एरियाज काउंट होते हैं, तो रूरल ऐसा नहीं है कि टंडो जाम हम रूरल में नहीं लेते हैं, और रूरल से मुराद ये है कि कोई गांव देहात में बैकग्राउंड से कोई आ रहा है तो उसके लिए, तो उसमें भी आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, आपके एप्लीकेशन के अंदर ऐड होते हैं। उसके अलावा अगर आप हाफिज कुरान है तो मैंने सुना उसमें भी आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा काउंट होते हैं। तो ये आपके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक पैरामीटर आता है तो ओवरऑल एप्लीकेशन के अंदर आपके पास 5 पॉइंट्स ऐड होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी एप्लीकेशन जो है वो पूरी मेरिट बेस पे ही चेक हो रही होती है। बाकी ये जो चीज़ें हैं 5 पॉइंट्स हैं, ये आपको मिलते हैं वो आप जो स्ट्रगल करके आ रहे हैं। मीन्स एक हाफिज कुरान है, उसने लाइफ का एक अच्छा पोर्शन जो है वो अपने मदरसे को डेडिकेट किया है, तो वो साइंस से इतना टच में नहीं रहा होगा, तो डेफिनेटली उसका वो पोर्शन उसको थोड़ा सा कंपनसेशन मिलती है। इसी तरह से हमारे पास गर्ल्स को 5% की कंपनसेशन मिलती है, क्योंकि हमारे पास गर्ल्स एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, या फिर कोई गांव देहात से बेचारा मेहनत करके निकल रहा है तो ही डिजर्व, तो उसको 5 पॉइंट्स वो एक्स्ट्रा वहाँ पे मिल रहे होते हैं। बट मैं ये कहता हूँ कि ये कोई इसमें वो नहीं है, ये मेरिट है प्योर, ठीक है। इसमें आपकी सारी चीज़ें इसी तरह से मैनेज हो रही होती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट आपके एप्लीकेशन के, आप एप्लीकेशन को कैसे फिल करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर आप जो हैं बिल्कुल 100% जो है ना रियल फिगर अपनी शो करें। ऐसा ना हो कि आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हो, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन के अंदर अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, तो कंसिस्टेंसी से मुराद ये है कि आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव और आपके एसओपी के अंदर आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव में कोई पॉइंट लिखा है कि ये इस तरह से ऐसे ऐसे होता है और मैं इस तरह से इस पर वर्कआउट करना चाह रहा हूँ, आप वहाँ शो कर रहे हैं कि मैं जो हूँ यहाँ पे इस तरह से वर्कआउट करूँगा, इतना मैनेज्ड हूँ मैं, और नेक्स्ट एसओपी के अंदर आपका कोई पॉइंट उसको जो है कैंसिल आउट कर रहा है, तो ये आपका एक नेगेटिव इमेज दे रहा होता है। तो आपकी इमेज जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए और रियल होनी चाहिए। रियल से मुराद ये जो भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, आपको वो देना है, कोई भी चीज़ मैनिपुलेट नहीं करनी। और क्योंकि जो एप्लीकेशन रिव्यू करते हैं दे हैव यूँ समझ लें कि आउट क्लास एक्सपीरियंस, वो सालों से ऐसी एप्लीकेशंस देख रहे हैं और वो एप्लीकेशन देख के समझ जाते हैं कि आप क्या दे रहे हैं, वेदर यू आर राइटिंग रियल मीन्स राइट और रॉन्ग, या ट्रुथ है या फिर आपका कुछ भी जो है आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका झूठ हो सकता है, बट मैनिपुलेटेड है। सो मैनिपुलेशन पे ना जाएं, जो भी है आप उस पर लिखेंगे, जो भी जिस तरह से भी आपने अपनी लाइफ में सारी चीज़ें की हैं, जो रियलिटीज़ हैं, जो ट्रुथ फैक्ट्स हैं। ग्रेड के ऊपर मैं बात आता हूँ तो गुड ग्रेड्स होने चाहिए। गुड ग्रेड्स से मुराद ये नहीं है कि आपकी 4/4 जीपी होनी चाहिए या फिर 3.5 होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये भी सुना है कि 2.8 पे भी एप्लीकेशन सिलेक्ट हुई है, ठीक है, बट डेफिनेटली चांसेस आपके कम होंगे। 3.5 आइडियल मानी जाती है, ठीक है, 3.5 और 3.5 से ज़्यादा हो तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो आइडियल है फॉर फुल ब्राइट। बट अगर आपकी 3.5 भी नहीं है, लेट सपोज आपकी 3.2 है, 3.1 है, तो भी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो सकती है, आप सिलेक्ट हो सकते हैं। फिर वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो दूसरी जगहों से एडजस्ट हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि इसके अंदर पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स मीन्स आपकी जितनी जीपी अच्छी होगी उतने पॉइंट्स आपके ज़्यादा होंगे। और अगर आपकी लेट सपोज जीपी आपकी अच्छी नहीं है, आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं है, तो आपकी जीआरई स्कोर आपको एडजस्ट कर सकती है। आप उतना जीआरई अच्छा परफॉर्म करें तो जीआरई के पॉइंट्स जो हैं वो ज़्यादा आपके होंगे, तो ऑटोमेटिकली कंपनसेशन हो जाती है। सो डोंट वरी एट ऑल, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपकी सीजीपीए जो है वो 2.1 भी है, सॉरी 2.1 कह रहा हूँ मैं, 3.1 भी है, तो आप अप्लाई करें। फिर आपको जीआरई थोड़ी सी स्ट्रांग रखनी होती है, उसमें स्कोर करना होता है आपको, तो ताकि आपके जो पॉइंट्स हैं वो सारे मैनेज हो रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा जो चीज़ें हैं बाकी सारी वहाँ पे मेंशन हैं। एसओपी के अंदर क्या चीज़ें आपको लिखनी है वो इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया अभी कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि हम क्या क्या करें और किस तरह से करें। तो इसी तरह से आपके पास जो है वो एसओपी के लिए भी एक छोटा शॉर्ट पैराग्राफ गिवन होता है कि आप एसओपी के अंदर क्या क्या चीज़ें दें। कोशिश करें जो चीज़ें वो मांग रहे हैं उन चीज़ों को एड्रेस किया जाए, ठीक है। कुछ वहाँ पे यूँ समझ लें कि
क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपको वहाँ पे देने होते हैं, उनके रेस्पॉन्सेस देने होते हैं। अगर आपकी जो वो है एसओपी है उसके अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कुछ इस तरह का, मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो है जो आप हाईलाइट नहीं कर रहे जो उन्होंने रिक्वायर की है, तो डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन थोड़ा सा फिर पुअर शो हो रही होती है। मैं आपको शो करता हूँ इसका एक क्वेश्चन, दिस वन, आई होप आपको शेयर हो रहा होगा। एसओपी की जो लेंथ है वो भी 700 to 750 वर्ड्स की होती है, और आप इसको अगर मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ, आई होप कि आपको हेल्प करे। दिस पर्सन स्टेटमेंट शुड बी नैरेटिव स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइबिंग हाउ यू हैव अचीव्ड योर गोल्स। जो अभी आप जिस लेवल पे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहली चीज़ें आपको बताना है, आपको नैरेट करना है कि अभी जहाँ पे आप हैं, यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए, देखें ऐसा नहीं अपने आप को प्रेजेंट करना कि बस मैं आ गया यहाँ पे कैसे भी करके, ठीक है। हाँ, मैंने ऐसा लिखा था कहीं किसी पोर्शन में कि मैं बस आ गया यहाँ पे, बट उस जाने वाली पॉइंट को भी ना आपको मैनेज कुछ ऐसा करना है, प्रेजेंट कुछ इस तरह से करना है कि वो आपकी स्ट्रेंथ शो, उसको आपकी वीकनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हम सब फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हैं कि हम सोसाइटीज़ की मीन्स उस पर जाते हैं कि अगर सब मेडिकल में जा रहे हैं तो लम्स में जाना है, प्री इंजीनियरिंग लिया है तो मेहरान में जाना है, या किसी नस्ट में जाना है, या एनईडी में जाना है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जो है सीट्स पे रिक्वायर्ड होता है। मीन समटाइम्स आप हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट से अगर हैं तो आपके मेहरान के अंदर बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, बट ये आपको आपकी जो स्किल्स हैं या आपकी जो क्वालिटी है उसको वो नहीं कर सकते, पॉइंट्स नहीं कर सकते हम। अगर आप हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में 84 में नहीं आ रहे तो नॉट नेसेसरी कि आप इंटेलिजेंट नहीं है, यू आर अ जीनियस गाय, सो जस्ट वर्क ऑन इट। जो भी आपके पास है उस गोल को आप बताएं, उसको नरेट करें। देन द सेकंड पॉइंट, इट शुड नॉट बी मेयर लिस्टिंग ऑफ फैक्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि एक वो फिर लिस्ट बनाते जाएंगे जैसे घर का राशन की लिस्ट होती है, ऐसा ना होना चाहिए। थोड़ा सा उसको आपको मीन्स एक स्टोरी टेलिंग की तरह उसको ब्रीफ करना होता है। इट शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट योर एजुकेशन। अब देखें ये चीज़ें वो बता रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए आपके पास, आपकी एजुकेशन हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस अगर आपके पास हैं, वो स्पेशल इंटरेस्ट आपके आपके करियर प्लान्स, ये सारी चीज़ें उसमें आ रही हों। डिस्क्राइब एनी सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट हैव इन्फ्लुएंस योर एजुकेशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कोई ऐसी बात जिसने आपको आपकी जो लाइफ को पूरा टर्न किया हो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, तो आप वो पॉइंट लिखें। कमेंट ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन करेंगे। बट आपकी जो पूरी एसओपी है वो इन कुछ बातों के सराउंड में घूमती रहेगी। ऐसा ना हो कि आप इनसे बहुत दूर हो जाएं और आप कुछ और डिफाइन कर रहे हो और इनकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो। तो ये थोड़ा सा फोकस रहें कि जो चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं उन चीज़ों को आप ज़्यादा फोकस करें, और उन चीज़ों को आप जितना हो सके ये 700 to 750 वर्ड्स के अंदर आप ब्रीफ करें। मैं ब्रीफ इसलिए टर्म यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारी लाइफ, हमने कोई अगर हम बैचलर कर चुके हैं देन 22 ईयर्स हमारी लाइफ हो चुकी है, और 22 सालों के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टफ होता है लिखने के लिए, बट उसको थोड़ा सा ब्रीफ करना है। जो अच्छी स्ट्रेंथ्स हैं, जो पॉइंट्स हैं आपके, वो आप मेंशन करें। और सिर्फ पॉइंट्स नहीं, मीन्स मैंने आपको बताया कि समटाइम्स हम अपनी वीकनेस को भी प्रेजेंट करते हैं ना, पर वो वीकनेस आपकी जो है ना वो ऐसे स्ट्रेंथ शो होनी चाहिए वहाँ पे कि आपने उसमें किस तरह से ग्रो किया, ये आपका एक हर्डल थी, उस हर्डल को आपने किस तरह से फेस किया है, और किस तरह से आप उस हर्डल में जो है स्ट्रगल करते करते यहाँ तक पहुँचे। तो इमेज ऐसी हो, स्टोरी ऐसी हो कि सामने वाले को रोना भी ना आए और उसको वो इंस्पिरेशन हो उसके लिए ना। तो राइट डाउन लाइक दिस वे, ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे कहें कि मैं बड़ी दुख भरी कहानी लिखूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दे आर सो प्रैक्टिकल, और वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जानते हैं और उसी तरह से वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू कर रहे होते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के सर्टिफिकेट्स नहीं है, आपने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, तो डोंट वरी एट ऑल, ये भी आप इसके बगैर भी जा सकते हैं। और इट डिपेंड्स, पॉइंट्स हैं आपके कुछ इसके, वो पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे, बट अगर आपके वो पॉइंट्स कहीं और से मैनेज हो जाते हैं देन फाइन। इट्स ऑल अबाउट योर ओन इंटरेस्ट कि आप कितना उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर डिफाइन करते हैं चीज़ों को और किस तरह से करते हैं। सेकंड, जो लास्ट में बात कहना चाहूँगा वो ये है कि आपकी एप्लीकेशन पूरी की पूरी जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट से मुराद ये है कि फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट पॉइंट
आपके सारे वो कहते हैं ना चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों। ऐसे ना हो कि कहीं भी आपने एक बात कही और आगे आके वो बात आपने उसके साथ कैंसिल कर दी हो। वो एक कंसिस्टेंसी होती है ना, ये एक आइडिया आपके जहन में होता है कि यार मुझे ये करना है, वो फिर वहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो वो समझ जाते हैं कि ये यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो इसने मैनेज की है, माना यहाँ पे ट्रुथ जो है वो कम हो, फैक्ट्स कम होंगे यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो है चीज़ें बाहर से इसने इनकॉर्पोरेट की है। सो मैं ये कहता हूँ कि हमेशा एक इमेज के साथ एक पूरा माइंड में आपके पास स्ट्रक्चर हो, उस स्ट्रक्चर के साथ आप एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट करें। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन से वर्ड में, फिर वहाँ से आप लिख के एंड देन फिर वापस पेस्ट कर दें। जैसे मैं ऐसे ही करता था, वर्ड में लिखता था पहले, उसको रिव्यू करवाता था एंड देन फिर मैं अपलोड कर देता था पोर्टल पे। पोर्टल सेव होता है, वन टाइम एप्लीकेशन फिल नहीं, जितनी भी एप्लीकेशन करें फिर सेव कर दें, फिर जब दोबारा आपका दिल करे तब आप आपके एप्लीकेशन लिखें। एंड थोड़ा सा हेडेक होता है, थोड़ी ये ये क्वेश्चन हमेशा मेरे ध्यान में रहता है। साइन करवाए जाते हैं और वो बॉन्ड ये होता है कि आपको पाकिस्तान वापस आना है, आपको पाकिस्तान को सर्व करना है, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम इन बॉन्ड होते हैं और हम पाकिस्तान को सर्व करने के हिसाब से जा रहे हैं कि हम सीख के आएंगे और यहाँ पे आके हम जो है वो ये सारी चीज़ें वापस अप्लाई करेंगे और अपने कंट्री की जो है डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये आपकी सोशल कंट्रीब्यूशन के अंदर काउंट होगी। अगर आप जितना टाइम बाहर रहते हैं उतना टाइम आपको वापस अपने कंट्री के अंदर सर्व करना है। मीन्स अगर आप 2 इयर्स मास्टर्स पे आते हैं तो 2 साल आपको वापस अपने कंट्री के अंदर सर्व करना है। इसी तरह से PhD 4 to 5 ईयर्स है तो 4 to 5 ईयर्स में मुझे वापस अपने कंट्री में सर्व करना है। सर्व करने से मुराद ये है कि आपको कंट्री के अंदर कहीं जॉब ढूंढनी है। हाँ, अगर आप क्वालिफिकेशन के लिए दोबारा वापस बाहर जा रहे हैं देन यू कैन गो, बट अगर आप वैसे किसी जॉब या किसी और पर्पज के लिए जा रहे हैं, मीन्स घूमने फिरने तो अलो है, बाकी जॉब के हिसाब से आपको अलो नहीं किया जा सकता, वो आपका बॉन्ड होता है। पर ये जो फंडिंग है US डिपार्टमेंट की तरफ से, इसका मेन पर्पस ये है कि एक्चुअली कल्चर एक्सचेंज। When you come from different countries to US, you learn about US, that what US is. US के कल्चर्स क्या हैं, US के कस्टम्स क्या हैं, एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू आर प्रेजेंटिंग योर ओन कल्चर, बिकॉज पीपल हु आर लिविंग हेयर इन US दे डोंट नो अबाउट पाकिस्तान। और वो पाकिस्तान की सिर्फ वो इमेज देखते हैं जो मीडिया पे सामने आती है, और मीडिया सिर्फ कुछ लोग देखते हैं। यहाँ के लोग इतना टाइम हमारी तरह नहीं है कि हर चीज़ पे कमेंट करते हो। जैसे हम आजकल सारे पॉलिटिक्स के पीछे लगे हुए हैं और कभी हम बजट पे बात कर रहे होते हैं, तो ये नहीं करते ऐसा। तो ये बहुत कम सुनते हैं और बस इनको एक छोटी सी बात पता होती है कि ठीक है पाकिस्तान भी है और पाकिस्तान ऐसा है या वैसा है, एक्सेस जो भी इनके पास इमेज हो। इसी तरह से हर कंट्री की इनके पास एक इमेज होती है थोड़ी बहुत। जब आप यहाँ आते हैं, आप उनसे मिलते हैं, आपके उनसे फ्रेंडशिप्स होती हैं, आप उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो काफ़ी आपके कल्चर को जानने लगते हैं और उनके कल्चर का आपको पता चलता है कि वो किस तरह के हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, वो किस तरह से लाइफ को अपनी को एंजॉय भी करते हैं और प्रोग्रेस भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर आप वापस लेके जाते हैं अपने साथ। मीन्स एक सम सॉर्ट ऑफ गिव एंड टेक है। गिव एंड टेक मीन्स आप अपना कल्चर यहाँ देते हैं, अपने आप को यहाँ एग्जिबिट करते हैं और यहाँ से सीखी हुई चीज़ें आप वापस लेके जाते हैं अपने कंट्री के अंदर। तो ये एक जो है म्यूचुअल गिव एंड टेक है, और इस गिव एंड टेक में ये होता है कि सोसाइटी की जो है डेवलपमेंट हो रही होती है। मीन्स अगर हम जो है लेट्स अब हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आते हैं तो या अंडर डेवलप्ड कहें हम अपने आप को, तो हमारे पास ये होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मीन्स मैनेज नहीं हो रही होती हैं। तो हम जब यहाँ आते हैं चीज़ें देखते हैं कि ये लोग किस तरह से उन चीज़ों को देखते हैं, इनका कल्चर क्या है, तो हम वापस जाके वो चीज़ें अप्लाई करना शुरू करते हैं। लाइक मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जैसे हमारी कंट्री के अंदर इंग्लिश को एक क्लास माना जाता है ना,
अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको लोग अच्छा समझेंगे, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, भले आप अपने सब्जेक्ट में कितने भी एक्सपर्ट हैं, शायद आपको इतना ज़्यादा वैल्यू ना दी जाए। मीन्स है कि परसेप्शन है हमारे पास, ठीक है, जो क्वालिफाइड हैं, जो समझते हैं इस चीज़ को, उनके पास नहीं है, बट नॉर्मली मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। बट जब आप यहाँ आते हैं यूएस के अंदर, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग होते हैं, एंड लाजमी नहीं है कि सबकी इंग्लिश। मैंने यहाँ पे काफ़ी लोग देखे हैं जो बहुत इंग्लिश में पुअर है, मीन्स दे ऑल द टाइम दे स्पीक इन फ्रेंच। तो मैं क्लास के अंदर भी समटाइम्स फ्रेंच में बात कर रहे हैं, टीचर्स कुछ फ्रेंच के होते हैं तो फ्रेंच में ही बात कर लेते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आप किसी टीचर से वो कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, और टीचर अगर आपका फ्रेंच स्पीकिंग है तो वो आपको फ्रेंच बोल सकते हैं। और यहाँ पे नहीं देखा जाता, अगर आप यहाँ गलत भी इंग्लिश बोल देते ना तो कोई आपको ये नहीं कहे, इवन एक नेटिव अमेरिकन भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपकी इंग्लिश, आपने गलत सेंटेंस बोला, आपने ये गलत लगा, ठीक है, वो आपकी बात को समझेगा और आपको रेस्पॉन्स करेगा। इट्स सेम एज कि जैसे हम अपनी मदर टंग बोलते हैं ना, सिंधी, उर्दू, इसमें हम कभी ग्रामर की केयर नहीं करते ना, तो ऐसा ही है यहाँ पे भी। जब आप बात करते हैं तो जब सेंस देखा जाता है और वो सेंस मिल रहा है, इट्स फाइन। मेन आपकी जो क्वालिटी है, मेन जो आपकी इमेज है, दैट डिपेंड्स ऑन कि आप अपनी फील्ड के अंदर कितना एक्सपर्ट है। तो ये सारा गिव एंड टेक है, और इसी के लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है वो इसको फंड कर रहा है कि आप आए डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, कंट्रीज से, और आप यहाँ पे अपना कल्चर एग्जिबिट करें, और यहाँ से जो है यहाँ का कल्चर आप अपने सोसाइटी के अंदर वापस जाके शो करें कि वो किस तरह से, ताकि एक ओवरऑल जो है ग्रोथ हो रही हो कम्युनिटी की। मीन्स अदरवाइज ये होगा कि जो डेवलप्ड हैं वो डेवलप्ड होते जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि दुनिया कहाँ है। तो ये जो गैप है, उस गैप को रिड्यूस करने के लिए अभी भी हमें, जैसे हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं कि वी आर फॉर बिहाइंड दैन डेवलप्ड कंट्रीज, यहाँ पे एक चीज़, एक टेक्निक आती है तो हमारे पास पहुँचते पहुँचते उस टेक्निक को 50 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो जैसे पाकिस्तान के अंदर मैंने नहीं देखा कि इतनी ज़्यादा टेस्ला कार या इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो पॉपुलर हैं, बट यहाँ पे अगर जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादातर लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिक कार्स पे फोकस कर रहे होते हैं, और उन पे बहुत ज़्यादा उनकी डेवलपमेंट है। उनकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी रिसर्च जो है वो स्टेट बेस्ड रिसर्च होती है ज़्यादातर। मीन्स अगर मैं एरिजोना में हूँ तो एरिजोना इज़ बिट हार्श इन एनवायरनमेंट, मीन्स हार्श इस तरह से, जैसे हमारे पास जामशोरों की बात की जाए तो थोड़ा गर्म रहता है, और कभी भी मौसम इसका चेंज हो जाता है, धूप बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे। तो उस केस के अंदर इनका जो ज़्यादा फोकस है वो यही है कि क्या चीज़ें यहाँ पे हम करें, हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं इस वेदर के एनवायरनमेंट में, वेदर के हिसाब से। तो चीज़ें उसी हिसाब से मैनिपुलेट होती हैं, मैन्युफैक्चर हो की जाती हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो बैटरी उस टेम्परेचर पे सर्वाइव करेगी नहीं करेगी, तो ज़्यादातर जो फोकस होता है वो स्टेट बेस्ड होता है, एंड देन फिर ये जो है अपने कंट्री और ग्लोबल अप्रोचेस को यूज़ कर रहे होते हैं। सो आपको भी ये सारी चीज़ें यहाँ के पता चलती हैं कि हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम किस तरह से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, और ये लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। देन यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे टेक्निक्स देखते हैं, किस तरह से लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं, और क्या चीज़ किस तरह से परफॉर्म, मीन्स कौन सा टास्क कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें फिर आप वापस जाके वहाँ अप्लाई करते हैं। तो वो जो एक गैप था ना कि एक चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस हुई और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते 50 साल लग गए, अब आप यहाँ आ गए, आप यहाँ से सीख के वापस जा रहे हैं, तो वो आइडिया, वो कॉन्सेप्ट मीन आपके पास, आपके कंट्री के अंदर जल्दी पहुँचेगा। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट फुल ब्राइड एक फुल पैकेज है। फुल पैकेज से मुराद ये है कि आप यहाँ पे एकेडमिक्स के साथ कल्चर सीख रहे होते हैं, आप यहाँ पे एकेडमिक्स के साथ पूरी दुनिया से मिल रहे होते हैं, और सब दुनिया के में डिफरेंट एरिया से लोग आ रहे होते हैं, उनके डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट उनकी टोन्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, आप उन सबको देख रहे होते हैं और उन सब के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं कि अपनी लाइफ को। हाँ, थोड़ा सा स्टार्ट में थोड़ी होम सिकनेस होती है, ठीक है, क्योंकि हम जो हैं घर से बहुत कनेक्ट होते हैं, फैमिली से बहुत कनेक्ट होते हैं, बट डेफिनेटली अगर आपको अच्छी कंपनी मिल जाती है तो आप वो कर सकते हैं। बाकी आजकल गैप्स कम हो चुके हैं, हमारे पास यूट्यूब, व्हाट्सअप सब कुछ चलता है, तो आप 24/7 अपनी फैमिली के साथ भी कनेक्ट रह सकते हैं। बट ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस के अंदर ये चीज़ जो है आपको ज़्यादा बेनिफिट करने वाली है। तो इट्स ऑल अबाउट
फुल ब्राइट एप्लीकेशन बाकी आप स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्या क्या होगा। इसके अंदर बस ये है कि आपकी जो जीआरई है वो 11 मई से पहले आपको जीआरई के अंदर अपीयर होना है। ये बात आप याद रखें, अगर आपको फुल ब्राइट अप्लाई करना है तो आपके पास जीआरई होनी चाहिए, एंड जीआरई आपकी डेडलाइन से पहले आपको देनी है। मीन्स अगर आप जीआरई टेस्ट जो है वो 11 मई को भी है और 11 मई डेडलाइन है तो आप दे सकते हैं जीआरई 11 मई को, क्योंकि आपको जस्ट जो है प्रूफ शो करना होता है कि आप रजिस्टर्ड हुए हैं, और आप जैसे जीआरई टेस्ट खत्म करते हैं उसके पॉइंट्स वहीं आ जाते हैं। तो अनऑफिशियल स्कोर आपकी स्क्रीन पे होता है, वो अनऑफिशियल स्कोर आप नोट कर लेते हैं और वो अपनी एप्लीकेशन के अंदर आप लिख देते हैं। फिर जैसे ही आपका ऑफिशियल स्कोर कार्ड आता है तो आप वो भी भेज देंगे उनको। तो बस ये है कहने का मकसद कि आप उसको अप्लाई करें, और स्लॉट्स बहुत कम होती हैं जीआरई की, क्योंकि सिंध के अंदर जो सेंटर हैं वो कराची में हैं जीआरई के मेरे ख्याल में सिर्फ, और वो भी फिल होते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। बट अगर आपको स्लॉट नहीं मिल रही देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट यूएससीएफपी पाकिस्तान, और यूएससीएफपी पाकिस्तान जो है आपके लिए कोई स्लॉट अरेंज कर सकता है। मीन आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप यूएससीएफपी कराची ऑफिस जो है उनको ईमेल करें या उनसे फ़ोन पे बात करें तो वो आपके लिए अरेंज कर सकते हैं कोई स्लॉट। मीन दे कैन हेल्प, और वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, बहुत हेल्प करने वाले हैं। सारे पाकिस्तानी हैं, मीन्स कोई ऐसा नहीं है कि यार पता नहीं कौन होंगे, सब पाकिस्तानी हैं। वो आपसे बात करेंगे, आप इजीली उनसे बात कर सकते हैं कि आपके साथ क्या इशू है। इसके अलावा ऐसी कोई और चीज़ है नहीं जो अभी डिस्कस की जाए। हाँ, अगर आपको एसओपी या जीआरई के ऊपर कोई सेशंस अटेंड करने हैं तो यूएससीएफपी फेसबुक पेज भी है, यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन प्रोग्राम का एक पेज है, ठीक है, फेसबुक पेज। उस पर मैं अभी देख रहा था कुछ दिनों पहले से ना उनकी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। वो डिफरेंट सेशंस जो हैं कंडक्ट कर रहे हैं टाइम टू टाइम, और उनके अंदर वो ब्रीफ किए कर रहे हैं कि जीआरई कॉन्ट क्या है, जीआरई वर्बल क्या है, और उसमें किस तरह से परफॉर्म किया जाए, एसओपी किस तरह से लिखी जाए। मीन्स आप वो सारी चीज़ें वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो जस्ट आपको फुल ब्राइट की जो है फेसबुक पेज को सर्च करना है, शायद उस पर लाइव वीडियोस थी, वो मुझे नहीं पता कि अब होंगी या नहीं होंगी, बट वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी, या फिर आप डिफरेंट सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, मैं इस वक्त लाइब्रेरी के अंदर हूँ, और यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर रूम लेने के लिए मुझे पहले से ही जो है वो अपना रूम बुक करना होता है। तो मेरी जो स्लॉट है वो स्लॉट सिर्फ 8:30 से 10:30 की है, मेरे पास 30 मिनट्स हैं। तो 30 मिनट्स के अंदर मैं आपके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स करूँगा ताकि आपकी क्वेरीज को मैं पहुँच सकूँ। बाकी ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये डिफरेंट इनके सेशंस हो चुके हैं लाइव, मे बी वीडियोज़ इनकी अवेलेबल हों, आप जाएँ और वहाँ पे चेकआउट करें। और यूएससीएफपी पाकिस्तान की जो वेब पेज है उसको आप कंटिन्यूसली देखते रहेंगे तो आपको काफ़ी सारी डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगी। एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा कॉम्पिटिटिव होता है, काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अपनी एप्लीकेशन को जितना स्ट्रांग हो सके उतना स्ट्रांग रखें। ये ना सोचें कि मैं नहीं हो पाऊँगा, ठीक है, बस ये सोचें कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, देन होना ना होना वो एक अलग बात, ठीक है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप एटलीस्ट अप्लाई करें, ठीक है, ना होंगे ना कोई मसला नहीं, एक्सपीरियंस तो मिलेगा, ठीक है। तो एक्सपीरियंस के लिए आप अप्लाई करें, और अल्टीमेटली मैंने जैसे आपको पहले कहा कि सब चीज़ें देने वाली ज़ात जो अल्लाह की है, और अगर आपके लिए अच्छा है, आपके लिए बेहतर है, तो आपको डेफिनेटली वो ऑफ़र मिलेगी और आप उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरी तरफ से आप सबके लिए बेस्ट विशेस हैं। अब सेशन जो है वापस आपके हैंड ओवर है, मैं आपको अलो कर देता हूँ। आप अपना माइक जो है अनम्यूट कर सकते हैं, बट वन बाय वन, मीन्स फर्स्ट यू रेज योर हैंड, देन मैं जिसका नाम लूँ तो वो अपना माइक जो है अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन जो है मुझे बताए, तो मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों के जवाब देता जाऊँ। ओके, सो फर्स्ट मेरे ख्याल में हैदर अली हैं कोई। जी हैदर अली। आई थिंक मैंने अलो कर दिया है हैदर अली आपको, आई मीन सबको अलो कर दिया। अस्सलाम वालेकुम डियर सर। वालेकुम सलाम। सर हाउ आर यू सर? आई एम गुड। सर मुंहिंजो क्वेश्चन इहो ई आहे त अगरि असां वटि आइल्स या टॉफिल जो जेकॾहिं स्कोर आहे त असां जीआरई करणु लाज़मी आहे असां लाइ हिन लाइ?
ॾिसो GRE जेका आहे उहा रिक्वायरमेंट आहे एडमिशन जी। सो एक मिनट, ओके, GRE जेका आहे उहा रिक्वायरमेंट आहे एडमिशन जी। सो टॉफिल या आइल्स जेको आहे उहो अलॻि हिकिड़ो सेक्शन आहे। टॉफिल और आइल्स जो है वो सिर्फ आपकी लैंग्वेज टेस्ट है, बाकी GRE आपका